ensconce. Evince. Crestfallen. Capitulate. Chagrin. Chagrin. Caliber. Callow. Commensurate. Bravado. Compunction. Confound. Cash. Condign. Calamity. Catastrophe. Contraband. Covert. Condon. Collusion. Delectation का मतलब होता है प्रसन्नता. Delectation. Delectation का मतलब होता है प्रसन्नता. दिल्ली में इलेक्शन हुई और हमारे केजरीवाल ने हमारे देश की राजधानी के मुख्यमंत्री बने. हमें इस बात की क्या है? डिलेक्टेशन है. ensconce का मतलब होता है स्टैब्लिश्ड हो जाना, सेटल्ड हो जाना. अगर जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओ, इस्कॉन टेम्पल जाना. इस्कॉन टेम्पल है ना, इस्कॉन टेम्पल जाना और वहीं पे जाके हरे रामा रामा हरे कृष्णा कृष्णा हरे. खाने पीने की व्यवस्था रहेगा, सोने का व्यवस्था रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है. हमेशा के लिए इस्कॉन टेम्पल में जाके इस्कॉन्स्ड हो जाना, एस्टैब्लिश हो जाना. यह इवेंट्स जो पहले भी पढ़ चुके थे हम लोग, नहीं पढ़े हैं. मम्मी डैडी को करना है अगर कन्विंस, अपने भावनाओं को करना पड़ेगा इवेंट्स. क्रेस्टफॉलन एक शब्द है, ये टाइपिंग मिस्टेक अलग लिख दिया गया है. क्रेस्टफॉलन का मतलब होता है डिजेक्टेड, डिसअपॉइंटेड, डेसोलेटेड. क्रेस्ट मतलब होता है ऊंचाई और फॉल मतलब क्या होता है? गिर जाना. ऊंचाई से जब इंसान नीचे गिरता है ना तो बहुत दुख होता है. अगर नीचे है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर गिरने का डर भी नहीं है. एक साधु से पूछा किसी ने कि बाबा आप नीचे क्यों सोते हैं? बोले बेटा नीचे इसलिए सोते हैं ताकि नीचे से कोई और नीचे ना कर सके, मुझे गिरने का डर ही नहीं है. नहीं तो ऊंचाई पे जाने के बाद तो सबसे बड़ा डर यही होता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, फिर बड़ा मुश्किल होता है. अगर आप गरीब हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा. लेकिन अमीर होके फिर, अभी मैंने कल ऐसे गूगल में आता नहीं रहता, गूगल में टैप कीजिए तो नहीं से देखा कि मुफलिसी, ये शब्द मैंने याद किया वहां पे. मुफलिसी में जिंदगी गुजरती थी हमारे राजेश खन्ना की. इनकम टैक्स वाले ने बहुत जगह पे उन्होंने आशीर्वाद करके बनाया था. उन्होंने एक टॉकीज था, कोई सिनेमा थिएटर वगैरह, उसमें गलत तरीके से पैसा लगाया था. तो ऐसे उनका बहुत सा बंगला वगैरह सीज कर लिया गया था इनकम टैक्स की तरफ से. फिर वो आके शिफ्ट हो गए थे कहां पे? अपने ऑफिस में ही. और बहुत बड़ा स्टाफ था, जो उनके गेस्ट आते थे, मेहमान आते थे, उसको वो वेलकम करने के लिए जाता था. एक दौर ऐसा आया कि वो खुद ही जाते थे सबको लाने के लिए. तो दोस्त आ गया, मेहमान आ गया, उसी को खुद गया रिसीव करने के लिए. और इतना ही नहीं, कोक लाना हो, पेप्सी लाना हो तो 800 जो मारुति 800 पहले आती थी उससे लाने जाते थे दुकान में सामान. ऐसी मुश्किल की जिंदगी गुजर रहे थे. तो एक बार मुझे सुपरस्टार, हिंदुस्तान का सबसे पहला सुपरस्टार माना जाता है उन्हें, राजेश खन्ना को. बच्चन साहब उनके सामने कुछ भी नहीं थे. तो ऊंचाई के बाद जब आदमी नीचे गिरता है ना तो जल्दी मर जाता है. रिटायरमेंट के बाद लोग जल्दी मर जाते हैं. क्यों? रिटायरमेंट में तो हम जज होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं. और रिटायरमेंट के पहले, रिटायरमेंट के बाद फिर क्या होता है? बीवी भी नहीं भाव देती है, बेटा बेटी आस पास का पूरा है ही नहीं कुछ हमारे पास. हमारी शक्ति तो देखा है ना कि जो पुरुष होता है ना उसको किससे पसंद किया जाता है? उसकी शक्ति के कारण. शक्ति इन एनी फॉर्म, चाहे वो धन दौलत का हो, क्या है किसी रूप में. ये तो बहुत गंदी बात है कि आप जो भी बोलते उधर ही बोल के हंस लेते हो. थोड़ा जोर से बोलो ताकि सुने आपको भी कि आप भी सभ्य समाज से आते हो.
नमस्ते। तो आगे बोलना ही उचित नहीं रहेगा, क्योंकि आगे मैं जो बोलूंगा वो उससे और आग लगेगी आपको। तो ऊंचाई से जब कोई भी व्यक्ति नीचे आता है ना, तो उसको बहुत दुख होता है, और वो कैसा हो जाता है? क्रेस्ट फॉलन हो जाता है, वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है। हमारे सचिन तेंदुलकर भी, जो महान बल्लेबाज, मुझे था उनसे बेहतर बल्लेबाज में जिंदगी में आज तक कभी हमने नहीं देखी। ऐसा नहीं कि मैं हिंदुस्तानी हूं इसलिए पसंद करता हूं, उनके अंदर था वो जीनियस। वो मतलब होता है कि मेहनत करके बना हुआ है, नहीं, वो मेहनत का उसमें कोई लक्षण ही नहीं है। जो भी लक्षण सब जीनियस का लक्षण है उनके अंदर। वो बल्लेबाज भी एक समय ऐसा आया कि कोई छोटा मोटा बॉलर आता और कभी पीयूष चावला आउट कर रहा है उन्हें आईपीएल में, कभी कोई आउट कर रहा है। तो सोचिए क्या क्या उनके जीवन गुजर रहा होगा, ये क्या हो रहा है बार बार। तो क्रेस्ट फॉलन का मतलब हो गया डिजेक्टेड, डिसअपॉइंटेड। एंड ये सब बहुत प्यारा शब्द है, कैपिटुलेटेड। कैपिटुलेट का मतलब होता है सरेंडर करना, और कई बार पढ़ भी चुके हैं। कैपिटुलेट, कैपिटुलेट, कैप तू ले ले भाई, ये कैप ले ले, तेरे चरणों में समर्पित करता हूं, मैं सरेंडर करता हूं। कैपिटुलेट, कैपिटुलेट, कैपिटुलेट। एंड ये सैग्रीन, सैग्रीन का मतलब होता है अनोयंस, मतलब बहुत उससे लाने जाते थे दुकान में सामान वामान। ऐसी मुफलिसी की जिंदगी गुजर रहे थे। और रिटायरमेंट के पहले, रिटायरमेंट के बाद फिर क्या होता है? बीवी भी नहीं भाव देती है, बेटा बेटी आस पड़ोस का पूरा है ही नहीं कुछ हमारे पास। हमारी शक्ति तो देखा है ना कि जो पुरुष होता है ना, उसको किससे पसंद किया जाता है? उसके शक्ति के कारण। शक्ति इन एनी फॉर्म, चाहे वो धन दौलत का हो, क्या है किसी रूप में। ये तो बहुत गंदी बात है कि आप जो भी बोलते उधर ही बोल के हंस लेते हो। थोड़ा जोर से बोलो ताकि सुने आपको भी कि आप भी सभ्य समाज से आते हो। नमस्ते। तो आगे बोलना ही उचित नहीं रहेगा, क्योंकि आगे मैं जो बोलूंगा वो उससे और आग लगेगी आपको। तो ऊंचाई से जब कोई भी व्यक्ति नीचे आता है ना, तो उसको बहुत दुख होता है, और वो कैसा हो जाता है? क्रेस्ट फॉलन हो जाता है, वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है। हमारे सचिन तेंदुलकर भी, जो महान बल्लेबाज, मुझे था उनसे बेहतर बल्लेबाज में जिंदगी में आज तक कभी हमने नहीं देखी। ऐसा नहीं कि मैं हिंदुस्तानी हूं इसलिए पसंद करता हूं, उनके अंदर था वो जीनियस। वो मतलब होता है कि मेहनत करके बना हुआ है, नहीं, वो मेहनत का उसमें कोई लक्षण ही नहीं है। जो भी लक्षण सब जीनियस का लक्षण उनके अंदर। वो बल्लेबाज भी एक समय ऐसा आया कि कोई छोटा मोटा बॉलर आता और कभी पीयूष चावला आउट कर रहा है उन्हें आईपीएल में, कभी कोई आउट कर रहा है। तो सोचिए क्या क्या उनके जीवन गुजर रहा होगा, ये क्या हो रहा है बार बार। तो क्रेस्ट फॉलन का मतलब हो गया डिजेक्टेड, डिसअपॉइंटेड। एंड ये सब बहुत प्यारा शब्द है, कैपिटुलेटेड। कैपिटुलेट का मतलब होता है सरेंडर करना, और कई बार पढ़ भी चुके हैं। कैपिटुलेट, कैपिटुलेट, कैप तू ले ले भाई, ये कैप ले ले, तेरे चरणों में समर्पित करता हूं, मैं सरेंडर करता हूं। कैपिटुलेट, कैपिटुलेट, कैपिटुलेट। एंड ये सैग्रीन, सैग्रीन का मतलब होता है अनोयंस, मतलब बहुत खिंच जाना। उसे आप कह सकते हैं अनोयंस, डिसअपॉइंटमेंट। सैग्रीन, 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 सैग्रीन। मुन्नी की शादी होने वाली थी, लड़के वाले आए देखने के लिए, सासू माँ भी आई थी। और मुन्नी शादी करने के पक्ष में, तो जब भी चाय लेके जाती, चाय गिरा देती गोद में। लेकिन सासू माँ फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, शर्मा रही है। मैं भी ऐसे ही शर्माती थी, गोद में नहीं कहीं और चाय गिर जाता था, लेकिन मैं भी शर्माती थी। फिर दूसरी बार आई, सासू माँ और प्रशंसा कर रही है, बहुत भोली भाली है, बहुत इनोसेंट बच्ची, परफेक्ट है, गऊ है गऊ, सही कह, गऊ है गऊ, जैसे सुनते गऊ है गऊ, बोले तो अब झुट्टा बन के दिखाना पड़ेगा। मुन्नी गई और चाय इस बार गोद में नहीं गिराई, मुंह पे गिरा दी। फिर बात समझ में आ गई कि ये बहू बहुत दबंग है, इसके साथ जिंदगी चलना मुश्किल है। चाय बार बार गिरी, लेकिन फिर भी वो सैग्रीन महसूस नहीं करती थी, नॉइस महसूस नहीं करती थी। एंड कैलिबर का मतलब टैलेंट। कैलिबर, कैलिबर हम सब के अंदर क्या भरा हुआ है? कमाल का कैलिबर है। और एक बाइक भी आती थी सुजुकी की, कैलिबर, अभी भी आती है, कैलिबर, कैलिबर, कैलिबर। इसी कैलिबर से याद आया कि एक और बाइक आती थी, नहीं, कावासाकी, कावासाकी, राइट, वही बहुत सुंदर देखने में लगता था। बॉक्सर नहीं, मुझे कावासाकी बहुत सुंदर लगता देखने में। तो मैं 10th क्लास में था और कावासाकी सामने था, और साइकिल के बाद वो चलाने का अलग ही आनंद होता है। तब तक हम लोग साइकिल नहीं चलाते थे, वो कावासाकी बजाज का था सर। देखिए मैं बताता हूँ कि पावर ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, और ये मेरी जिंदगी के हर दिन इस चीज का हमें इस्तेमाल होते हुए अपनी जिंदगी में देखा है। तो वो कावासाकी का बजाज, वो कावासाकी बाइक वहां पे थी, और मैं यहाँ पे, और सामने मेरा मंदिर था, और एक भैया जो मेरे क्वार्टर्स के बगल में रहते थे, उनके बुआ का लड़का था, वो उनके पापा का देहांत हुआ था, नौकरी मिली थी, पैसा मिला था, खरीद लिया था उन्होंने। तो मैंने देखा तो वहाँ पे मुझे याद आ रहा है बिल्कुल वो चीज कि वो बाइक मेरी नजर गई, और मेरे मन में यही ख्याल आया कि अगर ये बाइक मिल जाए, एक बार बाइक मिल जाए, मजा आ जाएगा। यकीन मानिए संसार शून्य हो गया था, मेरी नजरें बिल्कुल वही टिकी थी कि बस ये बाइक, और जबकि कोई जान पहचान नहीं उस व्यक्ति से मेरा, बस ये बस मन में आया कि बाइक मिल जाए ना, बिल्कुल यहीं से सामने रोड ही उठता, लेकिन भाग जाएंगे।
अब जैसे ये विचार आया, ये विचार मुश्किल से 1 मिनट या 1.5-2 मिनट तक ठहरा होगा, इतने में वो व्यक्ति आता है और कहता है राणा ये बाइक की चाबी लो और ये डमरू को है ना सब बैठा के घुमा दो। डमरू उनके मतलब भाई का छोटा भाई था, मतलब बुआ का लड़का है, तो भतीजा नहीं, चाचा का वो लड़का था वो डमरू। हमने कहा चाबी लिया, बट डमरू भाई पीछे पीछे बैठ, और हमने सिर्फ इतना ही पूछा कि भैया बताना ये ऊपर होता है या नीचे होता है इसका, तो उन्हें याद नहीं आ रहा नीचे ऊपर, शायद वो नीचे जहां भी हो। हमने ये पूछा उनसे, फिर याद नहीं रहा कि मैंने ऊपर किया या नीचे किया, और जिन्होंने जैसे कहा उसके बाद तो बाइक लेकर मैं ऐसे रफ्तार से भागा कि उनका तो भाई था जो हराए थे वो मेरे पीछे भाग रहे हैं, और इसको कभी चलाते देखे नहीं है, और ये चलाया जा रहा है, भागे जा रहा है, लेके भागा वो मेरे पीछे पीछे बिल्कुल स्पीड में। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि देखिए कैसे मतलब है कि विचार, आप वो विचार वस्तु बन गया, सामने मेरे हाथ में चाबी आ गया, लेकिन कभी सोचा नहीं विचार आया था नहीं कार थी और सामने से निकल जाऊं मैं, ये दृश्य भर गया था मेरा पूरा मन, और वो मन। इसमें बार बार कहता हूं कि आप जिसकी कल्पना कर सकते हैं ना, आप उसकी रचना भी कर सकते हो। ये मेरा जीवन इसका पूरा का पूरा उदाहरण है, इसलिए आप देखते हैं बार बार जिक्र में आ जाता है क्योंकि जीवन वैसे ही बना है। तो ये कैलिबर का मतलब होता है टैलेंट, कैलिबर मतलब होता है टैलेंट, एंड कैलो का मतलब होता है एक्सपीरियंस। सी हटा दो क्या बन जाएगा, अलाउ, और एफ लगा दो सी हटा के, कैलो का मतलब क्या होता है बंजर अनकल्टिवेटेड लैंड होता है। ये है कैलो, कैलो मतलब एक्सपीरियंस। मुन्ना को मोहब्बत थी मुन्नी से, लेकिन उसे मोहब्बत का कोई इल्म नहीं था, वो बार बार कहती तुम कैलो कैलो, ये पता नहीं है कि प्यार कैसे किया जाता है। मुन्ना यही कहता है कि पता है मुझे हेलो भी बोलने नहीं आता है, कह लो तुम भी कह लो, आज तुमसे प्यार होगी, आज कल अनुभव थोड़ा बहुत ज्यादा बढ़ेगा, फिर किसी और से प्यार होगा, ऐसे ही अनुभव मिलेगा। नहीं तो ये कैश 2020 एक इडियम है, कैश 2020 सिचुएशन मतलब क्या होता है। मैं ऐसी बैंक के लिए अप्लाई किया था, करंट प्लेस इंटरव्यू देने के लिए गया था मार्केटिंग के लिए, तो बोला कि नहीं हम तो जिसके पास एक्सपीरियंस है उसी को लेते हैं, कम से कम 5 साल का चाहिए। बोले सर आप जॉब देने को तैयार नहीं हो, और बिना जॉब का मुझे अनुभव नहीं मिलेगा, और जब अनुभव नहीं हुआ तो जॉब नहीं मिलेगा। ये फिर ये क्या स्थिति है, कैसे मुझे जॉब मिलेगा, बिना जॉब का अनुभव नहीं मिलेगा, अब बिना अनुभव के जॉब नहीं दोगे आप। तो हमने कहा सर दिस इज द कैश 22 सिचुएशन। वो सुन के हंसने लगा, लेकिन हंसा ही, लेकिन नहीं वो जरूर समझा होगा, वो बिजनेस वर्ल्ड में काफी इस्तेमाल होते हैं। तो मतलब जॉब मुझे नहीं मिला। तो कैलो का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस, ग्रीन हॉर्न जिसे हम कहते हैं, याद होगा आपको ग्रीन हॉर्न, और यह कमेंसुरेट, ये भी हमारे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और यही आंसर था उसका, कमेंसुरेट। देखिए को मतलब होता है साथ साथ, मेंसुरेट मेंसुरेट मतलब होता है मेजर करना, जैसे मेंसुरेशन तो साथ साथ मेजर करने का मतलब है समानुपाती होना, प्रोपोर्शनेट होना, कमेंसुरेट होना। और ये है कॉल्यूजन, कॉल्यूजन का मतलब होता है कॉन्स्पिरेसी, प्लॉट, इंट्रिग। कॉल्यूजन में आप अगर यू हटा के क्या लगा दो, आई, तो क्या बन जाएगा। और कॉल्यूजन का मतलब क्या होता है, तो दो ट्रेन के बीच में जो कॉल्यूजन हुआ है, दो ट्रेन के बीच में जो कॉल्यूजन हुआ है, इसके पीछे क्या पाया गया, कॉल्यूजन 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 पाया गया है। एंड ये है ये आपको पहले से पढ़ा है, आपको कोवर्ट ओवर्ट। देखिए अल्टीमेटली याद करने आए हैं ना, शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको मैंने याद करवाया वो याद होगा, और जो नहीं याद करवाया वो याद नहीं होगा। सबको याद है, मैं पूछूंगा कितने नंबर का शब्द है, सब बोलेगा 271। मतलब ये भी याद है, तो क्या उसमें बात कर, तो याद है आपको। और ये है कॉन्ट्राबैंड, क्या ये कॉन्ट्राबैंड मतलब होता है इलीगल गुड्स, कॉन्ट्राबैंड कॉन्ट्राबैंड कॉन्ट्राबैंड। 371 372 वो तो पहले भी पढ़ चुके ना, कोवर्ट कोवर्ट ओवर्ट। एंड देखिए ये कॉन्ट्राबैंड, कौन तेरा बैंड बजाएगा जिस दिन तुम कॉन्ट्राबैंड इस्तेमाल करना बंद कर दोगे। इलीगल गुड्स, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे आप तो बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं ड्रग्स इधर उधर। जब से ये रिया का केस जो आया तब से पता चला कि सलमान खान, शाहरुख खान सब लोग इस्तेमाल करते हैं। मोदी जी ने सबको अपने लपेटे में ले रखा है कि जिस दिन कोई चूचा करेगा वो जिस दिन समन चला जाएगा कि तुम्हारा रिपोर्ट भाई मेरे पास पहुंचा हुआ है। तो कॉन्ट्राबैंड इलीगल गुड्स यानी है कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है कैलामिटी, डिजास्टर। कैट को इस ट्रॉफी को तो जीतना ही होगा, कैट को इस ट्रॉफी को तो जीतना ही होगा, नहीं तो उसके जीवन में क्या आ जाएगा। कैटास्ट्रॉफी 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 एंड कैलामिटी, डिजास्टर। आसमान से पानी नहीं क्या रहा है, काला मिट्टी आ रहा है, तो ये क्या कहेंगे हम, दिस इज कैलामिटी, दिस इज कैलामिटी। एंड कॉन्टाइन का मतलब होता है उपयुक्त, नॉट सजा। हाँ ये सजा के लिए ही इस्तेमाल होता है, लेकिन यह है उपयुक्त। कॉन्टाइन मतलब होता है उपयुक्त। इसको सही करवाओ, हजारों बार मैंने बोला है, इसको हटाओ, या तुम गलत पीडीएफ दे रहे हो, या तो फिर मेरे बोलने के बावजूद भी चेंज नहीं कर पा रहे हो। जैसे कहते हैं कि कौन सा वो दिन आएगा, कौन सा वो दिन आएगा जब लोगों को कॉन्डाइन पनिशमेंट मिलेगा। कॉन्डाइन पनिशमेंट मतलब बिल्कुल अप्रोप्रिएट, जो आप डिजर्व करते थे, जैसे को तैसा। एंड कैश तो जानते हैं कैश का मतलब होता है हाइडिंग प्लेस, गुप्त भंडार, जहां पे अपना कैश छुपाते हैं। ये अभी तक गुफा के सदमा से बाहर नहीं आया है, हर बात पे गुफा। कन्फाउंड का मतलब है कंफ्यूज कर देना। अच्छा देखिए कौन मतलब होता है धोखे का मतलब होता है हाइडिंग प्लेस, गुप्त भंडार, जहां पे अपना कैश
छुपाते हैं, ये अभी तक गुफा के सदमा से बाहर नहीं आया है। होता हाइडिंग प्लेस, गुप्त भंडार, जहां पे अपना कैश छुपाते हैं, ये अभी तक गुफा के सदमा से बाहर नहीं आया है। हर बात पे गुफा, जहां पे अपना कैश छुपाते हैं, ये अभी तक गुफा के सदमा से बाहर नहीं आया है। ऐसा एंड कैश तो जानते हैं, कैश का मतलब होता है हाइडिंग प्लेस, गुप्त भंडार, जहां पे अपना भी होता है। एंड फाउंड का मतलब होता है स्थापित करना, फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। फाउंड एक वर्ब भी है, तो कौन फाउंड, किसने फाउंड किया इस ऑर्गेनाइजेशन को, ये बात सबको क्या कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, कंफाउंड कर रहा है। क्या कर रहा है, कंफाउंड कर रहा है। और यह है कंपंक्शन, रिमोर्स, पछतावा। कम पंक्शन, कम पंक्चुअल था मैं, कम पंक्चुअल था, इस बात का मुझे आज भी कंपंक्शन है। ये 2014, 15, 16 की बात है, 11, 12 की बात, 11, 12, 13 की बात होगी। तो 2, 12, 13, 14 जो भी हो, तो उसमें दिल्ली में दास का जो एग्जाम होता है ना, तो 2000 दास का नहीं होता एग्जाम, जिसमें दिल्ली में ही लोग, दिल्ली का पीसीएस है वो, तो बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ था रिटर्न के लिए। 2007 का रिजल्ट आया था, तो मेरे पास जो बहुत पुराने बच्चे थे, आए 10-12 बच्चे थे, और सब जॉब कर रहे थे। तब मैं इधर बत्रा के पास ही एक बेसमेंट था, वहाँ पे क्लास लेता था। तो रात में 8 बजे में क्लास होती थी, फिर बच्चे आते थे, 10-12 बच्चे थे, तो उनको लेटर ऐसे वगैरह प्रैक्टिस करते थे। 12 दिन बाद एग्जाम था, और जो बच्चा सबसे इंटेलिजेंट था, जो जैसे मैं लेटर लिखता, जो टॉपिक देता ऐसे का, वो बिल्कुल लिख कर आ जाते। और सबसे चौनी का होता था, 12 आपस में बैठ के लोग डिस्कस करते। वो 9:30 बजे एग्जाम था, एंटर करना था, वो 5 मिनट लेट हो गए, बस उनको जाने ही नहीं दिया। ये दीवार को जब करके उस पार जाने का कोशिश भी की, लेकिन जाने नहीं दिया। वहाँ पे बहुत रोए, हालांकि जॉब करते थे, दिल्ली पुलिस में ही थे, पुलिस हमारा तो फंसी जाते हैं। फिर उसमें बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ, लेकिन उनका नहीं हुआ। तो इंसान को हमेशा है ना पंक्चुअल होना चाहिए, 5-10 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। मैं कहीं इंटरव्यू देने जाता, एग्जाम देने जाता, तो मैं, कोई बोला कि यहीं पे है, तो मैं पहले छू के आता। अगर मान लीजिए 2 घंटा है, बचा हुआ है, और बोला 5 में 5 मिनट तो है, हम बोले 5 मिनट जाके एक बार देख के पहचान करके आते हैं कि है कि नहीं है। और कई बार ऐसा हुआ कि वहां पे था ही नहीं, हम बोले अच्छा दिमाग लगाया। इसलिए आज भी कोई मुझे बोलता है कि इतना है, ये है, वो है, बोले कंफर्म करके बताओ, कंफर्म करके। जैसे इन साहब जो बैठे हैं, इनको हम कहते हैं कि पीडीएफ का बच्चों को डल चुका है, बोले हाँ हाँ हो गया है, और पता चलता है कि हुआ ही नहीं है, बोले पहले छू के दिखाओ, मतलब खुद देखो है कि। जब तक हम खुद नजर से नहीं देख लेना, किसी के हाथ कहने से, हम व्यवस्था ही नहीं है मेरे पास देखने का, तो अलग बात है। लेकिन जब तक हम हाथ से नहीं उसको महसूस कर ले, अपने आंखों से महसूस नहीं कर ले, हम उसे विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए हमेशा जब तक कंफर्म ना हो जाए 100% ना, तब तक आप किसी की बातों पर भरोसा मत करना। ये जीवन की बहुत बड़ी सीख है। हमेशा इंसान को होना चाहिए क्या, कंपंक्शन, कंपंक्शन, कंपंक्शन। ब्रवाडो, ब्रवाडो, ब्रवाडो का मतलब होता है फॉल्स करेज, गिदर भाव की ब्रवाडो। और जिसके अंदर होगा ब्रवाडो, वो बर्बाद हो जाएगा। आपके अंदर ब्रवाडो नहीं होना चाहिए। DUTCH, ईडीएम है, डच करेज। जैसे हमारे वीरू को आ गया था, कूद जाऊंगा, फान जाऊंगा, जब तक मौसी हां नहीं बोलेगी, शोले मूवी में। वो क्या था, वो ब्रवाडो नहीं था, वो क्या था, वो डच करेज। क्या है वो, डच करेज। अभी तक 371 में लगे भरे। अब तो खुश हो, आनंदित हो। इधर है, बंटवा रहा हूं। ये पूछ बताओ, अब तो मीटर लगी, आप देखिए नीचे जाएंगे तो देखिए मीटर लगा हुआ, जो सबसे नया पाइप जो है ना, वहां पे हमारे यहाँ कल था ना। अब क्या इसे उसको बोल दिया मीटर लगाने वाले को, कैसे तो करेगा ना वो, कैसे तो बहुत सा काम होगा। क्या होता है कि मेरी क्लास के बाद क्लास हो जाती है, और फिर क्लास के बाद फिर मैथ्स क्लास हो जाती है, तो इसमें वो लाइट को बंद करके करेगा, कनेक्शन करेगा, सारे मीटर लगाने का। इसलिए क्या कीजिएगा, मैं शनि प्रधान इंसान हूं, कोई चीज समय पे नहीं होता है। लेकिन देखिए, ऐसी लग गया है, मीटर लग गया है, यानी वर्क इन प्रोग्रेस हो रहा है। आप मोदी जी की तरह नहीं कर सकते कि हो नहीं रहा है कुछ। चलिए, कल तक हमने बात की थी टेंस के बारे में, 6 बातें की थी, है ना। छठा कौन सा बात था, छठा कौन, सेंस और को दिक्कत नहीं है ना, जब से हुई है शादी, आंसू बहा रहा हूं। अभिमन्यु का जन्मदिन है, आपको अर्जुन का भी है, दोनों साथ बैठे हो। एक मनाओ उसमें, और उसमें अभिमन्यु अर्जुन। हमें तो लगा मजाक कर रहे हैं, कभी भी लगा कि बाप बेटा क्यों बोल रहे हैं। सबसे ऊपर अर्जुन, नीचे अभिमन्यु लिखवाना, हैप्पी बर्थडे अर्जुन एंड अभिमन्यु। अच्छी बात है। मुझे काम करना, जितने बच्चे बैठे उधर एक एक करके सब बाइक चेक करना, जितने बच्चे बैठे उधर कहीं नहीं, सबको क्लास में बाइक चेक करना है, सारे बच्चे का।
और एक बात ध्यान रखना, क्लास के बाद मैं आधे घंटे क्लास पहले छोड़ूंगा आज, तो मैं भी आई कार्ड चेक करूंगा तुम्हारे बाद। तो किसी का भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आई कार्ड तुम बाद में बोलोगे नहीं सर इसके पास इनसे बात हो गई, कार्ड नहीं था। तो फटाफट चेक करो तुम, और चेक करके मैं चेक करूंगा। अब उनका चल जाएगा। क्योंकि इस बैच में बच्चों की संख्या बहुत बढ़ रही है और गर्मी भी काफी लग रहा है, तो इतने बच्चे अचानक कहाँ से गए। जब हमने सारा क्लासरूम इसलिए सरेंडर कर दिया है ताकि मैं एक व्यवस्था बना के यहाँ पे चलूँ, नहीं तो एक क्लासरूम वहाँ पे यहाँ पे बच्चा आ रहा है, कोई कहीं बैठ रहा है, एडमिशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, किताबें ऐसे जा रही है और किसी अननेसेसरी परेशान हो रहा है। इसलिए हमने कहा इतने ही बच्चे होंगे, अपने बच्चे होंगे, नजर के सामने होंगे और उनको कंट्रोल करना बहुत ही आसान होगा। तो कोई कहीं बैठ के लड़ लेता है और उसमें भी देख रहे हैं काफी संख्या धीरे बढ़ रहा है। और एक मैं बता दूं आपको, आप लोग जो बच्चे इस बैच में एडमिशन लिए हैं, अब आप जब दोबारा होगे, लाइफ टाइम कार्ड मिली है नहीं लाइफ टाइम आपको, तो दोबारा जब आप किसी बैच को ज्वाइन करोगे तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और आपको फिर एक नया कार्ड इशू किया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे, बिल्कुल फ्री है ये, फ्री मतलब फ्री, फोटो कॉपी दिया जाएगा, जो चीज़ सब दिया जाएगा। लेकिन एक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कि कोई बच्चा किसी बैच में अपने मन से आ जाता है, तो एटलीस्ट कम से कम हमें मालूम होना चाहिए कि हम जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं उस बैच में इतने हमारे पुराने बच्चे आ रहे हैं, ताकि हम उतने ही नए बच्चों को अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम उनको यहाँ पे ला सके। नहीं तो धीरे धीरे क्या है कि पुराने बच्चे का भीड़ बढ़ता जाएगा और पुराने बच्चे इतना हॉल में पुराना बच्चा समा जाएगा, क्योंकि पहले तो बच्चे अलग अलग हॉल में थे, हर जगह बैठे थे, हमने सब हॉल को बंद कर दिया। तो हमने सोचा है कि हम इतना ही हॉल में रहेंगे जैसे हमारे पास है। अब 20% 30% पुराने बच्चों को हम यहाँ पे अनुमति देंगे कि आप इस बैच में आना चाहते हैं, इस बैच में 30% बच्चे नहीं आ सकते, बाकी 70% बच्चे 60% बच्चे नहीं होने चाहिए। और उसका एक कार्ड दिया जाएगा आपको इस बैच में, इससे क्या होगा, हमें भी मैनेज करने में चीजों को अच्छा होगा। बाकी लाइफ टाइम कार्ड फ्री है, इसका मतलब बिल्कुल फ्री है, वो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। लेकिन एक सिस्टम डेवलप करना चाहता हूं मैं, सब गए सब। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हजारों करोड़ों अरबों बारी सवाल पूछे गए हैं और उतना ही आसान है इनको समझना, होगी उनको। अच्छा हमें भी देख लो भाई, अब उम्र नहीं रहा है, पीठ पीछे करके बैठे हो ऐसे। देखिए सिंस और फॉर क्या लिखा हुआ है, सिंस और फॉर जब हो, सिंस और फॉर, इसके साथ अगर पास्ट टाइम एक्सप्रेशन आ जाए, क्या आ जाए, पास्ट टाइम एक्सप्रेशन आ जाए, जैसे सिंस लिखना मत, सिंस 2010, ये क्या हो गया, फॉर 5 years, ये क्या हो गया। लेकिन ये पास्ट है फ्यूचर पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन आई विल बी इन दिल्ली फॉर 5 years, ये कौन सा टाइम है, आई विल बी इन दिल्ली फॉर 5 years, फ्यूचर हो गया ना, प्रेजेंट तो नहीं, पास्ट तो नहीं हुआ ना। एंड आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years, तो इसलिए हमने क्या लिखा है कि ये होना चाहिए पास्ट टाइम एक्सप्रेशन। तो सिंस और फॉर के साथ अगर कोई पास्ट टाइम एक्सप्रेशन आता है तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचता है, उस वर्ब को, जिस वर्ब के लिए सिंस और फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेशन के साथ आएगा, या तो उस वर्ब को परफेक्ट में हम व्यक्त करेंगे या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। परफेक्ट मतलब हो गया प्रेजेंट और पास्ट, और परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट परफेक्ट। लेकिन अब एक वर्ब को तो एक बार में कोई एक ही एस्पेक्ट ऑफ टेंस व्यक्त कर सकते हैं, या तो एक वर्ब परफेक्ट में होगा या फिर वही वर्ब एक बार क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन एक बार में कोई एक ही टेंस होगा। या तो आई हैव गॉन कहोगे या फिर कहोगे आई हैव बीन, लेकिन एक सेंटेंस में एक वर्ब एक ही टेंस में आ सकता है। तो अब क्या है कि वर्ब या तो परफेक्ट में होगा या परफेक्ट, अब दोनों में से किसी एक को ही चुनना है, दोनों तो इकट्ठे नहीं लिख सकते आप, एक को चुनना है, तो हमारी नजर कहां टिकनी चाहिए, वर्ब पे। अब हमें वर्ब का नेचर देखना है, वर्ब क्या देखना, हमें वर्ब का नेचर देखना है कि वो डायनेमिक है या फिर स्टेटिव है। वो डायनेमिक है या फिर स्टेटिव है। अगर डायनेमिक निकला
घबराना मत कि डायनेमिक किसको कहते हैं। अगर वो डायनेमिक निकला तो परफेक्ट भी सही और परफेक्ट, और दोनों में चुनाव करना हो, अगर कोई कंडीशन नहीं हो परफेक्ट का, तो हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस को बेहतर मानेंगे। और वो वर्ब क्या निकला? स्टेटिव निकला, तो क्या आ जाएगा? परफेक्ट आ जाएगा। अभी लिखने की जरूरत नहीं जो मैं लिखने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं कोई एक वर्ब लिया और इसको क्या दे दिया हमने? सिंस प्लस पास्ट टाइम एक्सप्रेशन। अब ये जो वर्ब है ये सिंस प्लस पास्ट टाइम एक्सप्रेशन है, तो यहां पे दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फिर परफेक्ट, या तो परफेक्ट या परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फिर परफेक्ट। दोनों में से कोई एक हो सकता है, या फिर ऐसे एक ही लिखते हैं, इधर लिखने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट होगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। अब ये दोनों में से कौन होगा, इसके लिए हमें किसको देखना है? दोनों में से कौन होगा इसके लिए हम किसको देखेंगे? वर्ब। अब हमें देखना है कि वर्ब स्टेटिव है या वर्ब डायनेमिक है। तो ये जो टीच वर्ब है, मतलब डायनेमिक को आप ऐसे समझिए, डायनेमिक स्टेटिव का तो अलग से हम 100-150 क्वेश्चन बनाएंगे उस पर। डायनेमिक स्टेटिव का अलग ही एक रूल है जो कम से कम 1 से 2 क्लास चाहिए, कम से कम 2 क्लास चाहिए होगा, तो वो भी समझाएंगे विस्तार से। अभी डायनेमिक मतलब समझना एक्शन वर्ब। क्या हो गया? एक्शन वर्ब। और स्टेटिव वर्ब को ऐसे जानना नॉन एक्शन वर्ब, जिसे एक्शन नहीं हो। तो मैं 2-4-5 वर्ब बोलता हूं, बताना एक्शन नॉन एक्शन। टीच, वॉक, स्पीक, लव, नो नॉन एक्शन वर्ब हो गया। नो नॉन एक्शन वर्ब हो गया। अंडरस्टैंड, बिलीव, ये सब क्या हो गया? नॉन एक्शन वर्ब हो गया। अब देखेंगे यहां पे स्टेटिव और डायनेमिक जब देखा हमने, तो ये मुझे पता चला क्या है, ये डायनेमिक है। क्या ये डायनेमिक वर्ब है। और जब ये डायनेमिक निकला तो परफेक्ट भी हो सकता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, हैव टॉट भी कह सकते हैं और हैव बीन टीचिंग भी कह सकते हैं। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2010 और आई हैव टॉट इंग्लिश सिंस 2000, बोथ आर करेक्ट। लेकिन अगर मान लीजिए आ जाता है बिलीव, बिलीव आ गया और उसके बाद क्या आ गया? टाइम एक्सप्रेशन, जो पास्ट टाइम सिंस प्लस टाइम एक्सप्रेशन, बिलीव सिंस प्लस टाइम एक्सप्रेशन। अब ऐसे कंडीशन में सिंस टाइम एक्सप्रेशन आ गया। अब हम देखेंगे कि ये दो ही बात हो सकता है, या तो परफेक्ट या परफेक्ट, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, परफेक्ट या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? हम बिलीव को देखेंगे। बिलीव का नेचर क्या है? एक्शन है, नॉन एक्शन। तो ये नॉन एक्शन हुआ यानी स्टेटिव वर्ब हुआ, यानी कौन सा टेंस आएगा? तो आई हैव बीन बिलीविंग या आई हैव बिलीव्ड, आई हैव बिलीव्ड आएगा। तो बहुत आसान है। जब भी आपको सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेशन दिख जाए, तो वैसे केस में या तो हम परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। दोनों में से कौन आएगा, इसके लिए हम वर्ब के नेचर को देखेंगे, स्टेटिव है या डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब एक्शन, एक्शन मतलब हो गया दोनों में से कोई भी आ सकता है, और स्टेटिव आ गया, नॉन एक्शन आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? परफेक्ट आ गया। इसमें कोई दिक्कत है? अब आपको यहां पे मैं जो आगे बहुत दिक्कत आएगी, जैसे कुछ स्टेटिव वर्ब्स हैं, वो आपको मैं यहां पे समझाता हूं। स्टेटिव वर्ब्स, जैसे स्टेटिव वर्ब हमारा जो बी वर्ब हो गया ना, बी वर्ब। अब बी का मतलब हो गया इज, एम, आर। इज, एम, आर वॉज वर्ब भी हो सकता है, बिल्कुल। उसके बाद हैव भी हमारा स्टेटिव वर्ब है। उसके बाद बिलीव भी हमारा स्टेटिव वर्ब है। नो भी स्टेटिव वर्ब है। लव, लाइक भी स्टेटिव वर्ब है। अब इसी के जरिए एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। सबके पास आइकन दिखा तुम्हें मनु? सबके पास नहीं दिखा? किनके पास आइकन नहीं दिखा मुझे बताना, एक दो का नाम बताओ। इधर नहीं है? जैसे सबके पास है? विजय उधर, इधर सबका पास आइकन है? किनके पास नहीं है? बस मेरी मुलाकात करवाओ, कहां पे दिखाना? क्या लगा हुआ है? नहीं, स्लिप और आई कार्ड मतलब जो बच्चा इनरोल्ड है, आई कार्ड हो नहीं है, स्लिप है, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो कि बिना स्लिप बिना आई कार्ड के है, कौन से बच्चे हैं? किसके पास आई कार्ड नहीं है? दिखा, बताइए किस आई कार्ड या स्लिप नहीं है?
आई कार्ड नहीं आपके पास, तो क्या बोले गिर पे आपने उनको? अभी आप बात करके आ रहे थे नीचे से, चलिए आपसे मेरी बात हो गई थी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप गिर पे क्या बोले? रुपये रह गया, अच्छा। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे स्टाफ एफिशिएंटली करते नहीं है, करते हैं, क्योंकि एक दौर था जब 4,000 बच्चे पढ़ते थे बैच में, वहाँ पे बोलते सर आपको क्या बताएं, बहुत मित्र है जो फ्री में पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे सेटिंग करता था सब। यहाँ बच्चा से 10 फ्री है, 5 लेता था और बच्चा 20 देता था, बच्चे ही बताए मुझे। तो मैंने चाहता हूँ कि इस प्रकार कोई यहाँ पे हरकत हो, मुझे कम बच्चे चाहिए और बहुत ईमानदार जो बच्चे होंगे वही बच्चे ईमानदारी से मेहनत करेंगे, मेरा नाम भी रोशन करेंगे वो। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चे यहाँ पे आए उन बच्चों को प्रॉपर ढंग से आई कार्ड चेक, और जो उनके पास आई कार्ड नहीं होता, जैसे आ रहे हैं वहाँ पे गंद फैलाने आते हैं। ये गाना नहीं है कि क्या फैला दो गुलाबो, इत्र फैला दो, ऐसे बच्चे गंद फैलाते हैं और खुद भी दूषित होते हैं, दूसरों को भी दूषित करते हैं क्लास में, मुझे पता चला। इसलिए जिन बच्चों के पास नहीं आई कार्ड, एक बार मुझे बता दिया सर आई कार्ड क्या है, और गेट पे मुझे इस तरह से बात की है, मैंने कहा कि यहाँ पे है, घर पे रह गया या ऐसा कुछ हो गया, तो मुझे पता चला कि सिस्टम चल रही है प्रॉपर ढंग से, समझ गया नहीं? अब देखिए सेंटेंस बनाते हैं। मम्मी चेक करके आ जाओ, मेरे पास आना इधर। तकलीफ हो गया आई कार्ड दिखाने में, लेकिन दिखा दीजिएगा ताकि क्लासरूम में असामाजिक तत्वों को दूर किया जा सके। और मैंने कहा था कि मुनियों के लिए आगे का 2 रो रिजर्व होना चाहिए, कहा था कि नहीं कहा था? कहा था। तो ऐसा करो, भूल जाते हैं हम भी, तो ऐसा करो कि ये यहाँ पे चिपका दो, किसी गर्ल्स यहाँ बैठ सकती हैं, बाकी जो बैठेगा डिसाइड करेगा। और 2-4 सलवार सूट भी ले आना, ताकि जो बैठेंगे उन्हें क्लासरूम में सलवार सूट पहना के बैठाया जाए, जब बैठी गए तो पहन भी लो। अब जान लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है। आई एम टीचिंग इंग्लिश सिंस 2010 एंड आई हैव अ कार्ड फॉर द लास्ट 5 इयर्स एंड यू आर माइन सिंस माय चाइल्डहुड। सही कौन गलत कौन? नो एरर। ये सारे के सारे नो एरर, एरर नो एरर। तो क्या करेंगे बताइए? ये भी एरर, ये भी एरर, ये भी एरर, सही क्या करेंगे? आई एम टीचिंग इंग्लिश सिंस 2010। आई ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल सही बना, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर यहीं तक बात खत्म हो जाती आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो सही है गलत? लेकिन ये टाइम एक्सप्रेशन आ गया, इसकी वजह से हम क्या इस्तेमाल करेंगे? परफेक्ट या परफेक्ट। अब देखा कि कौन सा टेंस आएगा, तो यहां देखा हमने ये टीचिंग है, टीचिंग टीच एक एक्शन वर्ब है, इसलिए हम इसको परफेक्ट में भी लिख सकते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिख सकते हैं। बोथ आर करेक्ट। आई हैव अ कार फॉर द लास्ट 5 इयर्स। चलिए ये दिक्कत आ रही है बहुतों को, है ना? यू आर माइन सिंस माई चाइल्डहुड, यू हैव बीन माइन। क्या करें बताइए? आप चबाते हुए कुछ कह जाइए आप। हाँ हाँ बिल्कुल, यू हैव बीन माइन, सही है। देखिए आप हंस गए ना, लेकिन आप देखिए इसको जानने के बाद जिंदगी में कभी आपको दर्द तकलीफ नहीं होगी। देखिए हैव एक मेन वर्ब भी है, क्या ये मेन वर्ब भी है। हर मेन वर्ब का 4 नहीं बल्कि 6 फॉर्म होगा। कितने फॉर्म होते हैं? 6 होते हैं ना। अब आइए देखते हैं पहला फॉर्म क्या होगा इसका। इसका पहला फॉर्म होगा हैव या फिर हैज। दूसरा फॉर्म हैड। तीसरा फॉर्म हैड। चौथा फॉर्म हैविंग। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर क्या आ जाएगा? टू हैव, है ना? टू हैव। और एक जेंड बनेगा, वो भी क्या हो जाएगा? हैविंग। हमने ट्रेस में कितने फॉर्म बताए थे वर्ब के? 6 बताए थे। ये हो गया प्रेजेंट फॉर्म, ये हो गया पास्ट फॉर्म, ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल, ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये हो गया इन्फिनेटिव और ये हो गया जेरेंड हो गया। तो स्वाभाविक है कि अगर मेन वर्ब है ये, तो इसके इतने फॉर्म होंगे ही होंगे। पढ़ने के लिए यहाँ पे आए हैं, बाकी बीच बीच में पढ़ते रहेंगे सारी चीजों को।
6 बताए थे। ये हो गया प्रेजेंट फॉर्म, ये हो गया पास्ट फॉर्म, ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल, ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये हो गया इन्फिनेटिव, और ये हो गया जेरेंड। तो स्वाभाविक है कि अगर मेन वर्ब है ये, तो इसके इतने फॉर्म होंगे ही होंगे। हैव जब मेन वर्ब बनेगा, हैव क्या बनेगा? मेन वर्ब बनेगा, तो हैव और हैज ये प्रेजेंट फॉर्म के रूप में कंसीडर किया जाएगा। ये हो गया प्लूरल फॉर्म और ये हो गया, जैसे गो मेन वर्ब है ही, तो गो हो गया प्लूरल और गोज हो गया, लेकिन दोनों के दोनों प्रेजेंट फॉर्म है, दोनों के दोनों, एक प्लूरल तो एक सिंगुलर। उसी प्रकार हैव और हैज दोनों प्रेजेंट फॉर्म है, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। ये हो गया पास्ट फॉर्म, जैसे गो वेंट होता है ना, तो वैसे हैज हैव हैज, और ये वेंट की जगह क्या लिखा हमने? हैड, और गॉन की जगह क्या लिख दिया? हैड, और गोइंग की जगह हैविंग, टू गो की जगह गोइंग की जगह हैविंग। तो वर्ब के फॉर्म तो होंगे ना, 6 फॉर्म लिख दिया हमने। और तकलीफ क्या है कि हैव एक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हैव एक ऑक्सिलियरी वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है। जिसमें हैज शामिल है, हैव शामिल है और हैड शामिल है। हैज है प्रेजेंट फॉर्म, हैड हो गया इसका ऑक्सिलियरी का पास्ट फॉर्म। अब ये क्या होता है कि जब हम सेंटेंस में स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम बात करते हैं सिंपल टेंस का। अगर सिंपल टेंस बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे? सिंपल टेंस बनाएंगे, तो सिंपल टेंस में क्या आएगा? एक सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस, तो या तो हैव आएगा या फिर हैज आ जाएगा, और उसके बाद फिर कोई नाउन या प्रोनाउन या जो भी आना आ जाएगा। ये सिंपल प्रेजेंट है कि नहीं है? और ये यहां पे क्या? मेन वर्ब या ऑक्सिलियरी? अब ऑक्सिलियरी अगर है ये, अगर मैं इसे ऑक्सिलियरी मानता हूं तो इसका मेन वर्ब कहां है भाई? ऑक्सिलियरी तो मेन वर्ब तो होना चाहिए, नहीं है, यानी कि ये क्या है? मेन वर्ब है। और ये ऑक्सिलियरी भी बन जाता है, जैसे हैवंट अ कार, नॉट लगा दिया इसी में, तो ये ऑक्सिलियरी और मेन वर्ब दोनों के रूप में होता है। अगर इसका हम कंटिन्यूअस बनाते हैं तो क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर, वॉज वर्ब जो भी आ जाए, और उसके बाद मेन वर्ब जो हैव है उसमें क्या लगाएंगे हम? क्या बन जाएगा? हैविंग। ये हो गया प्रेजेंट। ये हैव को लेकर बता रहा हूं मैं, हैव को हम चारों फॉर्म में व्यक्त कर रहे हैं। फिर उसके बाद आ गया सब्जेक्ट, और उसके बाद फिर परफेक्ट बनाएंगे, तो परफेक्ट के लिए ऑक्सिलरी क्या चाहिए? हैज चाहिए या हैव चाहिए। अगर पास्ट बनाएंगे तो हैड चाहिए, और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। तो थर्ड फॉर्म क्या है? ये थर्ड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, और ये, तो थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा? हैड आ गया। परफेक्ट बनाइए इसका, हैज, हैव, हैड प्लस बिन, और फिर क्या जाएगा? हैविंग। अब देखिए यहां पे क्या है, ये जो है, अच्छा, ये जो हैज, हैव, हैड है, ये क्या है? ऑक्सिलियरी मेन वर्ब। ये ऑक्सिलियरी वर्ब है, और ये क्या हो गया? मेन वर्ब। ये ऑक्सिलियरी वर्ब है, और ये क्या हो गया? ये मेन वर्ब हो गया। यानी कि वाक्य में हैव दो प्रकार से इस्तेमाल हो सकता है। एक ही वाक्य में हैव दो प्रकार से इस्तेमाल हो सकता है, कभी ऑक्सिलियरी बन के तो कभी
मेन वर्ब बन के इस्तेमाल हो सकता है। इसमें मैं पूछता हूं परफेक्ट कौन है? हैव का परफेक्ट कौन है? हैज, हैव, हैड प्लस हैड, यही ना परफेक्ट फॉर्म, हैज, हैव, हैड। और कंटिन्यूअस फॉर्म कौन हो गया? मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म हैज, हैव, हैड, बीन प्लस वर्ब की। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म इज, एम, आर, हैविंग। अब देखिए आई हैव अ बात, ये नॉन एक्शन वर्ब, ध्यान रखना है यहां पे। हैव अ बात, क्योंकि हैव एक एक्शन वर्ब भी है और हैव एक नॉन एक्शन। ये हम स्टडी में बताएंगे आपको। बहुत सारे वर्ब है, 8-10-15 वर्ब हैं जो एक्शन और नॉन एक्शन दोनों को अलग अलग मीनिंग में दिखाते हैं। जैसे लव का मतलब जब प्यार करना, प्रेम करना होता है, तब ये नॉन एक्शन वर्ब हो जाता है, स्टेटिव वर्ब हो जाता है। और लव का मतलब अगर इंजॉय करना हुआ तो ये एक्शन वर्ब बन जाता है। जैसे कहते हैं मैकडी का आई एम लविंग इट, मतलब आई एम एंजॉयिंग इट। तो लव का दो अर्थ हुआ, इंजॉय करना और प्यार करना। प्यार करना स्टेटिव वर्ब, वी लव आवर पेरेंट्स, नहीं कहेंगे वी आर लविंग आवर पेरेंट्स, नहीं, वी लव आवर पेरेंट्स। एंड आई एम एंजॉयिंग द डिनर, आई एम लविंग द डिनर यू हैव ऑफर्ड मी। तो यहां पे लविंग क्या हो गया? एंजॉयमेंट के अर्थ में आ गया। ये सब जानेंगे हम, लेकिन फिलहाल देखिए हमने लिखा है एक सेंटेंस आई हैव अ, ये डायनेमिक वर्ब है। क्या ये एक्शन वर्ब। मैं स्नान कर रहा हूं, स्नान कोई काम हो रहा है अभी। अब मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाइए। आई एम, आप लोग बोले और गलत हो जाए ये इम्पॉसिबल। आई एम हैविंग अ बाथ, हैविंग अ बाथ। कहीं किसी को दर्द इस बात से? आई एम हैविंग अ बाथ। कहीं को तकलीफ? कलाम साहब। अब मैं आपसे फिर से एक बार आग्रह करता हूं कि इसका परफेक्ट बना दीजिए। आई हैव हैड अ बाथ। दर्द किसी को? बताइएगा, शर्माना नहीं आप। आई हैव हैड अ बाथ, सबको समझ में आई या तकलीफ हो रही है, कंफ्यूजन? क्या है? समझ में आ गई? बताइए, आप भी उन बच्चों के जैसे खुशनसीब हो जिनको समझ में आई है। चलिए आगे, बहुत अच्छी बात है। आई हैव हैड अ परफेक्ट कंटिन्यूअस बना दीजिए। आई हैव बिन हैविंग अ बाथ। कहीं को तकलीफ है? बिल्कुल बन के तैयार है। क्या B3 कहां पे? यहां पे? हाँ, हैड कहां पे? यहां पे? इसकी जगह, बिन की जगह। तो आपको 14 पेज वाली आगे समझ में? क्या बात है। देखिए, हमने कहा था आपको कुछ मीनिंग मत याद रखना। मैंने तो मीनिंग तो ऐसे इसलिए दिया था कि कुछ बच्चे को मीनिंग पढ़ के ही स्ट्रक्चर समझ में आएगा। हमारा पूरा कंसंट्रेशन, पूरा मकसद यही था कि पूरा स्ट्रक्चर आपके दिल दिमाग में बस जाए। यहां पे हैव बीन आएगा, उसके बाद ही मेन वर्ब में आईएनजी लगेगा, तभी ये परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा। ये तो फिक्स्ड है ना, ये तो आएगा ही आएगा। ये तो यहां पे जैसे मैं पढ़ाते आ रहा हूं, आई हैव बीन, ये तो बोलना ही पड़ेगा। आई हैव बीन, आई हैव बीन, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन रनिंग, आई हैव बीन वॉकिंग, आई हैव बीन कुकिंग, आई हैव बीन सिंगिंग। तो चूंकि यहां पे हैव हमारा मेन वर्ब है, तो हमने हैव में आईएनजी लगा दिया, ये बन गया हैव के। ये हैव यहां पे ऑक्सिलियरी और मेन वर्ब दोनों के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो ये देखिए यहां पे जो हमने लिखा है, आई हैव अ कार फॉर द लास्ट 5 years। अब यहां पे जो हैव है ना, ये कोई एक्शन नहीं कर रहा, स्नान नहीं कर रहा, बल्कि कार के होने की बात कर रहा है। और कोई चीज आपके पास, नितेश जी क्या नाम बताया था आपने? रोहित। और रोहित जी यहां पे कार का होना कोई एक्शन है क्या? कार, मेरे पास कार है,
कोई एक्शन है? नहीं है ना, ये नॉन एक्शन वर्ब हो गया। अब नॉन एक्शन हो गया तो मुन्ना कह रहा है नो एरर। ये जो टाइम दिया हुआ है फॉर द लास्ट 5 इयर्स, तो टाइम के कंडीशन में मैंने क्या बताया बताइए? यहां पे टाइम के कंडीशन में वर्ब अगर स्टेटिव हो तो क्या आता है? परफेक्ट आएगा ना। तो ये क्या है? तो क्या ये परफेक्ट है? आई हैव अ कार परफेक्ट है क्या? आई हैव अ कार परफेक्ट है? तो कैसे बनाएंगे इसे? आई हैव हैड, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। आई हैव हैड अ कार, आई हैव हैड अ कार। और ये प्रेजेंट परफेक्ट है। आइए मुन्नी से जानते हैं इसका पास्ट परफेक्ट बना दो। बिल्कुल सही जवाब, आई हैड हैड अ कार। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, ये हो गया। तो बताइए ये ऑक्सिलरी या मेन वर्ब? अरे कहीं और देखिए, कुछ और तो नहीं बोल रहे हैं आप। ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये मेन वर्ब। ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये मेन वर्ब है। सही है गलत? बिल्कुल सही है। तो आपने बिल्कुल सही बना, आई हैव हैड अ कार। अब यू आर माइन सिंस माई चाइल्डहुड, ये सही है गलत? ये गलत है, क्योंकि ये तो सिंपल प्रेजेंट है ना। हमने कहा था कि सब्जेक्ट प्लस इज मार्क के बाद नाउन प्रोनाउन आ जाए तो क्या मानना उसे? स्ट्रक्चर दिया था आपको, 14 पेज खर्च किए, एक बच्चे पे 7 रुपया, 8300 का बिल आया है। ये सिंपल प्रेजेंट है और सिंपल प्रेजेंट सिंस प्लस पास्ट टाइम एक्सप्रेशन होने की वजह से नहीं हो सकता है। अगर इसको हटा दिए तब तो नो एरर। यू आर माइन, तुम मेरे हो। लेकिन तुम मेरे, कई मेरे बचपन से तुम मेरे हो, कोई बीच में आया तो कटेगा गला उसका, काट डालेंगे। सही कह रहे हैं। अब आइए बी वर्ब के बारे में भी इसी अंदाज में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। बी वर्ब, बी का मतलब होता है होना। और भी अर्थ होते हैं, फिलहाल हम इन्हीं 3 बातों पे कंसंट्रेट करते हैं। इसको छाप रहे हैं मुन्ना। चलिए, और तब ये बनेगा मेन वर्ब। क्या बनेगा? मेन वर्ब। बी एक मेन वर्ब भी है, और जब मेन वर्ब हुआ तो इसका भी होगा फर्स्ट फॉर्म। चलो ऐसे लिखते हैं, प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट मतलब क्या हो गया? फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म बी का क्या होगा? आइए जानते हैं मुन्नी से। बी का प्रेजेंट फॉर्म बहुत ही सुंदर, इज, एम, आर। तो क्या आप पास्ट में वॉज वर बोल रहे हो क्या? क्या बात है, वॉज वर। तो आप इसका अगर पास्ट पार्टिसिपल बनाना चाहते हो, पास्ट पार्टिसिपल, तो क्या हो जाएगा इसका? बी डबल ई एन, बिन। बिल्कुल मैं सहमत हूं। और इसका अगर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? बीइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीइंग हो जाएगा। और आप इसका अगर इन्फिनिटी बनाना चाहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, टू बी। जैसे आई वांट टू बी अ डॉक्टर, टू बी बिल्कुल सही है। और अगर जेरेंड बनाना चाहते हैं इसका, क्या हो जाएगा? बीइंग हो जाएगा। और बी एक ऑक्सिलरी वर्ब भी है। इज, एम, आर, वज, वर, ये तब के तब ऑक्सिलरी वर्ब है। अब देखिए, जब हमारे सेंटेंस में बी मेन वर्ब और ऑक्सिलरी दोनों बन के आता है तो कंफ्यूजन हो जाता है। और हम लोग बी वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में ही जानते आ रहे हैं, तो इसलिए तकलीफ आ जाती है। लेकिन बी एक मेन वर्ब भी है। तो आइए इसके 4 प्रकार से यह भी इस्तेमाल किया जाएगा। सिंपल में, कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो सब्जेक्ट आ जाएगा और एक इज, एम, आर आएगा, तो यह बन जाएगा प्रेजेंट फॉर्म।
प्लस नाउन प्रोनाउन जो भी आ जाए, सिंपल प्रेजेंट हो गया ये। इसका कंटिन्यूअस अगर बनाना हो तो इज, एम, आर, और मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब तो इज एम आर है ना, तो इज एम आर में थोड़े आईएनजी लगाएंगे हम। इसका बेस फॉर्म मम्मी का नाम बी, तो हो जाएगा बीइंग प्लस नाउन प्रोनाउन जो भी आ जाए। अब जब इसका परफेक्ट बनाएंगे तो परफेक्ट के लिए ऑक्सिलरी क्या चाहिए? परफेक्ट के लिए ऑक्सिलरी वर्ब, परफेक्ट के लिए ऑक्सिलरी वर्ब हैज, हैव, हैज और हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब है बी, बी का थर्ड फॉर्म बिन, ये थर्ड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, और ये थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट बस हैज, हैव प्लस क्या जाएगा? बिन। और ये पास्ट भी हो सकता है, जो प्रेजेंट है वो पास्ट भी हो सकता है, और फिर नाउन पर नाउन हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम इसे क्या बनाएंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस के लिए क्या चाहिए? हैज बीन, हैव बीन तो चाहिए ही चाहिए, और उसके बाद मेन वर्ब में क्या लगा देंगे? आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? बीइंग प्लस नाउन। ये बन के तैयार। ये जो भी लिखा गया है ये ऑक्सिलरी वर्ब के फॉर्म में। पेज बांट दो, ये 7 बातें हमने की है। कल 2 बातों पे हमने प्रैक्टिस की थी, हैबिचुअल और हैबिचुअल एंड ट्रुथ। और आज जो हम प्रैक्टिस करेंगे, आज जो पेज 100 क्वेश्चन आपको मिल रहा है, कल 92 क्वेश्चन मिले थे, आज आपको 100 क्वेश्चन मिल रहे हैं। सब क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। आज जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो तीसरा रूल क्या था? नाउ डेज, दिस डेज, या फ्यूचर परफेक्ट। उसके बाद था उसमें सिंस और एवर सिंस। उसके बाद फिर नंबर ऑफ एक्शन, फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम, और उसके बाद ये जो 7वां रूल है। तो मैं कम रूल पे आपको प्रैक्टिस करवाने ताकि याद जल्दी रहे। और अगर 7 रूल, 7 क्या 2 माइनस कर दीजिए तो बच जाएगा 5, तो 5 को मिलेंगे आपको, तो पूरे 7 बात पे फिर से आपको 100 सवाल बनाने का मौका मिलेगा। अब ये छप गया सबका, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सेंटेंस लिखते हैं, आप कन्वर्ट कीजिएगा। शीला इज पोलाइट, शीला इज पोलाइट। कौन सा टेंस है ये? सिंपल प्रेजेंट। जब सिंपल प्रेजेंट है तो मुन्नी इस सवाल पूछती है आप सब लोगों से कि क्या मेरे भाई इसका परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तब्दील कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। तो बताइए नंबर 1 इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, शीला इज बीइंग। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। शीला इज बीइंग, ये कहां से लाई हो? ये वाला इज है क्या? वेरी गुड। ये जो इज है ना, ये आईएनजी बनकर यहां पे आ गया। और ये कहां से आया है? ये वहीं से आया, वो 14 पेज जो दिया गया था आपको, स्ट्रक्चर से आया था। एक बार ऐसे राम रहीम कहीं बैठे थे, कहीं पहुंचे थे किसी के दरबार पे। एक बच्चा को बुलाया, अपना बाबागिरी दिखाना था। बच्चा को बुलाया, हरियाणा का बच्चा था वो। बच्चा को बुलाया इधर, बोला बच्चा बालक इधर आ, ये जो दीपक में जो जल रहा है ये कहां से आया है? बाबा करीब आओ। कमाल है, करीब बुला रहा है, उल्टा हो रहा है ये तो। बाबा करीब पहुंचे, बच्चा है। बाबा जब करीब पहुंचे तो दीपक हाथ में लिए पहुंचे थे, और करीब दीपक को लाओ। तो बच्चा फूंक देता है। अब बता बाबा ये लौ कहां गई? अभी लौ जहां गई वहीं जा रही थी। ये हमारे हरियाणा के बच्चे होते हैं, सुपर स्मार्ट। उसी प्रकार ये जमात कहां से आया? वहीं से आया, उसी पे से आया है। और ये जो बी वर्ब है ना, ये इसका आईएनजी फॉर्म है। शीला इज बीइंग पोलाइट। अब मैं चाहता हूं इसका परफेक्ट बनाइए। क्या बनाइए आप? परफेक्ट। तो शीला हैज बिन। अब देखो हैज वहीं से आया है, और ये जो इज है इसका थर्ड फॉर्म क्या हो गया? शीला हैज बिन पोलाइट। और इसका परफेक्ट कंटिन्यूअस बना दीजिए, शीला हैज बिन बीइंग पोलाइट। अभी मत देखना कि ये सेंस के मुताबिक कितना सही है गलत है, हमें फोकस करना है स्ट्रक्चर पे, और आपको स्ट्रक्चर समझाना है। बाकी आप खुद समझ जाओगे कि बी वर्ब कब कंटिन्यूअस में आएगा और कब कंटिन्यूअस में नहीं आएगा। तो वो मैं अभी नहीं समझा रहा हूं, बस इतना बता रहे हैं कि इसको अगर तब्दील करना हो तो हम क्या ऐसे ही करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। इसके बाद बीइंग आ जाएगा, हैज के बाद बिन आ जाएगा, और हैज बिन के बाद फिर बीइंग आ जाएगा। भाई आपको पास चलते हैं। आई हैव हैड बात ये कर चुके हैं आप लोग, ये भी हो चुका है।
यू आर माइन सिंस माई चाइल्डहुड। अब यू आर माइन सिंस माई चाइल्डहुड, इसका क्या बनेगा? यू हैव, क्योंकि ये देखो आप, ये है सिंपल प्रेजेंट और इसके होने से ये सिंपल प्रेजेंट होगा नहीं, तो हमें या तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में तब्दील करना है। तो जब परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में तब्दील करने के लिए सोचेंगे तो वर्ब देखेंगे। यहां पे आर वर्ब जो है वो स्टेटिव वर्ब है। क्या है? स्टेटिव वर्ब है। और स्टेटिव वर्ब या तो परफेक्ट या फिर सिंपल में आता है, और ये कभी कभी जॉब के मुताबिक हम कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करते हैं, वो भी सीखेंगे। तो यू आर माइन का परफेक्ट क्या बनेगा? लिखा हुआ है कि इंडिया इज फ्री फॉर द लास्ट 70 ईयर्स। अब बना दीजिए इसको, इंडिया हैज बीन फ्री फॉर द लास्ट 70 ईयर्स। बिल्कुल सही है। यानी कि जब भी इज एम आर को परफेक्ट टेंस में तब्दील करना हो, भूलना मत, क्योंकि बच्चे बहुत भूलते हैं। अभी तो बोलेंगे यस सर समझ में आ रहा है, लेकिन जब वही एरर के फॉर्म में आएगा तो सर समझा दिए समझ में नहीं आ रहा है। इससे पहले की दिक्कत आए मैं बता दूं, मैं इज एम आर बोलूंगा और आप उसके एवज में क्या बोलना? हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, क्योंकि इज एम आर का परफेक्ट क्या बनेगा? हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, इज एम आर, 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 इज एम आर। जब भी कहना होगा कि आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड सिंस माई चाइल्डहुड, तो क्या कहेंगे? आई हैव बीन योर बेस्ट फ्रेंड सिंस। देखो यही सब एरर है ना, बोलचाल की भाषा में चल जाएगा। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड चलेगा, बोलचाल की भाषा में इसके भी मेन वर्ब होगा तो निश्चित 6 फॉर्म होगा। इनफैक्ट डू का भी ऑक्सिलियरी और मेन वर्ब दोनों ग्रुप में इस्तेमाल होता है, लेकिन डू में कंफ्यूजन ज्यादा नहीं होता है। तो ये आज का हमारा आखिरी रूल था। जो पेज दिया गया उस पेज को आप लोग बना के लाइएगा, कल हम उसको फिर डिस्कस करेंगे। आप आते रहिए, आई कार्ड लेके आइएगा, अच्छा लगेगा। और जिन अभिमन्यु जी और अर्जुन जी जिनका आज बर्थडे है, प्लीज आप आ जाइए इधर। बच्चे तो